हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं हिंदी की पूरक पुस्तक भारत की खोज के बारे में, जिसका फर्स्ट लेसन है अहमदनगर का किला। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भारत की खोज पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। आप लोग सब जानते हैं, जिनका नेम जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। उन्होंने इसकी भारत की खोज की जो रचना है वो 1944 में अप्रैल और सितंबर के बीच अहमदनगर के किले की जेल में की थी। यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी, कहाँ हुई थी? अहमदनगर के किले की जेल से। ठीक है, और ये उनकी 9वीं यात्रा थी। यानी इससे पहले वो 8 बार जेल जा चुके थे। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम ये उस समय का दौर था जब भारत में अनेक प्रकार के आंदोलन भी चल रहे थे। ठीक है, तो उसी बीच उन्होंने अपनी इस पुस्तक की रचना की थी। और ये पुस्तक 9 अगस्त 1942 से 28 मार्च 1945 के बीच के अपने साथियों और सहबंदियों को समर्पित की गई थी। यानी जो उनके साथ उस जेल में थे और उनके जो साथ काम करने वाले थे उनको समर्पित थी ये पुस्तक। इसमें क्या था कि उस दौर की घटनाओं का वर्णन जो है वो नेहरू जी ने किया है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य काल, गुप्त काल आदि जो भारत की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक का वर्णन जो है वो नेहरू जी ने इसके माध्यम से करने का प्रयास किया है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है अहमदनगर का किला। इसके माध्यम से नेहरू जी हमें क्या बताना चाह रहे हैं। नेहरू जी को बागवानी का बहुत शौक़ था। बागवानी यानी पेड़ पौधे उगाना, उनकी देखभाल करना, इसका उनको बहुत चाव था। उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा जिन जेलों में रखा गया, यानी सिर्फ अहमदनगर की जेल ही नहीं, इससे पहले भी वो 8 बार जेल में जा चुके हैं। तो जहाँ जहाँ उन्हें बंद रखा गया, कैद रखा गया, वहाँ उन्होंने अपने इस शौक़ को पूरा किया। और अहमदनगर के किले में भी उन्होंने बागवानी की शुरुआत की। अहमदनगर की मिट्टी कैसी थी? वहाँ की जेल की मिट्टी क्या थी? पथरीली और पुराने मलबों और अवशेषों से भरी थी। मलबे यानी जो पुरानी टाइम में जो मकान थे या और कोई इमारतें थी, वो जब ढह जाती है तो जो मलबे बच जाते हैं नीचे उनसे, और वहाँ जो बची खुची जो चीज़ें होती हैं वो अवशेष उससे भरी थी। फिर भी नेहरू जी बागवानी के लिए परिश्रम करते रहते थे। उन्होंने ऐसा करते हुए वहाँ की मिट्टी को फूल उगाने लायक बना दिया था। यानी वहाँ की मिट्टी जो थी वो उसके बागवानी के लायक ना होते हुए भी नेहरू जी ने उसे फूल उगाने के लायक बना दिया था। क्योंकि आप सब जानते हैं कि नेहरू जी को फूलों से कितना प्रेम था। तो नेहरू जी आगे लिखते हैं कि अहमदनगर का इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है, न ही इसकी कोई विशेष अहमियत है। इस किले से जुड़ी चांद बीबी नामक साहसी महिला की कहानी प्रसिद्ध है, जो कि अहमदनगर की शासिका थी। चांद बीबी नाम की महिला, जिसने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध अपनी सेना का नेतृत्व किया था। यानी अकबर की इतनी बड़ी सेना थी, उसके खिलाफ इसने अपनी सेना का नेतृत्व, यानी ये आगे बढ़कर इसने अपनी सेना का साथ दिया था। अपनी सेना का ये नेता थी। ठीक है, कह सकते हो आप। पर उसकी हत्या उसके अपने ही आदमी ने कर दी। ठीक है, यानी अपने ही आदमी की वजह से वो मारी गई। आगे भी कहते हैं कि जेल में बागवानी के लिए खुदाई करते समय नेहरू जी को जमीन की सतह के काफ़ी नीचे पुरानी दीवारों के हिस्से, गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। यानी पुरानी दीवारों के यानी कुछ ऐसे अवशेष मिले उनको इमारतों के। जेल के अधिकारी आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम उठा ली। क्योंकि अब जेल में इतनी गहरी खुदाई करना, आगे तक जाना पॉसिबल नहीं था। तो जो जेल अधिकारी थे वो ऑब्जेक्शन करते थे। तो उन्होंने क्या किया? कुदाल यानी जो खोदने के काम आती है उसे छोड़ा और उन्होंने क्या उठा ली? कलम। यानी उन्होंने लिखना शुरू कर दिया और उन्होंने देश के आज़ाद होने तक लिखते रहने का निश्चय किया। यानी यहीं से उन्होंने अपने लेखन की शुरुआत की और इसके लिए कर्म का अनुभव जरूरी था। इसके बाद इसी लेसन का एक हिस्सा है अतीत का दबाव। देखो, अतीत का दबाव से क्या मतलब है। ये नेहरू जी यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा जो अतीत है, यानी मनुष्य के मस्तिष्क पर, मनुष्य के
मस्तिष्क पर सभ्यता और संस्कृति की जो छाप रहती है उसका दबाव उसे अच्छे और बुरे दोनों रूपों में प्रभावित करता है। यानी हमारा जो अतीत था उस समय जो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया था, तो उसके कुछ परिणाम अच्छे भी थे और कुछ बहुत कुछ परिणाम उसके बुरे भी थे। तो हमें हमारा जो अतीत है वो कभी अच्छा होता है, लेकिन उसमें कुछ स्मृतियाँ जो होती हैं वो बुरी भी होती है और वो दोनों ही रूपों में हमें प्रभावित करती है। जो लोग अपनी प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हैं, जब उनकी सभ्यता विकृत हो जाती है तो वे जल्दी ही विचलित हो उठते हैं। यानी विकृत हो जाती है जब उनकी सभ्यता बदल जाती है, कोई अन्य रूप ले लेती है। जो अपनी प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े होते हैं, ठीक है, उनका लगाव होता है अपनी प्राचीन सभ्यता से, तो वो व्यक्ति क्या होते हैं, जल्दी ही विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं वो। और इसका प्रभाव किसी एक सभ्यता पर नहीं, बहुत सारी सभ्यताएं ऐसी हैं जिन पर प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे कि भारत की सभ्यता हो गई या चीन की सभ्यता ले लो। यानी हमारा अतीत का प्रभाव हम पर अवश्य पड़ता है। आगे भी कहते हैं कि अतीत के बारे में वे किसी इतिहासकार या विद्वान की भांति लिखने में सक्षम नहीं थे। यानी वो कहते हैं कि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, कोई इतिहासकार नहीं हूँ जो मैं इतना उनकी तरह मैं लिख सकूँ। लेकिन वे किस पर लिखते थे, वे केवल वर्तमान के विचार और क्रियाकलापों, यानी जो घटनाएं उस समय हो रही थी उनके साथ संबंध स्थापित करके ही वो लिखते थे। गेटे के अनुसार, अब गेटे यहाँ कौन है, एक विद्वान। वे कहते हैं कि ऐसा इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से किसी सीमा तक राहत दिलाता है। यानी जैसा नेहरू जी ने लिखा है, अगर हम उसे पढ़ते हैं तो जो बुरी स्मृतियाँ हमारे माइंड में होती हैं, हमारे दिमाग में होती हैं, हम उससे कुछ सीमा तक, जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो कुछ सीमा तक हमें इनसे राहत मिलती है जब हम इनके लिखे हुए लेख को पढ़ते हैं। आगे भी कहते हैं कि विरासत क्या है। विरासत यानी जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलता है। तो नेहरू जी सोचा करते थे कि आखिर उनकी विरासत क्या है, वे किन बातों की उत्तराधिकारी हैं। यानी उन्हें अपनी विरासत में क्या मिला है, कौन सी बातें मिली हैं जिनके वो उत्तराधिकारी हैं। मानवता ने जिसे हजारों सालों से हासिल किया उसकी विजय का उल्लास, यानी जो हमने प्राप्त किया, मानवता ने यानी जो हमने प्राप्त किया उसकी विजय, यानी हमें खुशी होनी चाहिए उसकी, या फिर जो हमें प्राप्त नहीं हुआ, जो हमारी पराजय हुई, उसकी दुखद यंत्रणा। मानव के हैरत अंगेज साहसिक कार्य जो सभी को आकर्षित करते हैं, इन सब के वे वारिस हैं। वे कहते हैं कि जो खुशियाँ मिली थी हमें अपने पूर्वजों से, या जो पराजय भी मिली थी, या जो मानव की जो बहुत ही साहस भरे जो कार्य थे जो हमने किए थे, वो उनको आकर्षित करते हैं और इन सब के ही वो क्या है, वारिस है। यानी वो उन्हें अपने पूर्वजों से मिला है। इसके साथ ही उन सभी के भी जिनमें पूरी मानवता की साझेदारी है। यानी हमने आपस में मिलकर जो कार्य किए हैं, जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ कह दो, या भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए, उनमें भी हमारी एक बराबर की साझेदारी है। भारतीयों की विरासत में एक खास बात है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है, जिससे हमारा वर्तमान स्वरूप है। यानी हमारी संस्कृति जो है वो हमें एक समान रूप प्रदान करती है और हम सब क्या है, एक हैं। इसी विशिष्ट विरासत का विचार जो लंबे समय से उनके मन में घर किए हुए था, वे उसी पर लिखना चाहते थे। यानी हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया, या हमारी प्राचीन सभ्यताएं हमारे लिए क्या कहती हैं, हमारी सभ्यताओं में क्या था और क्या किस चीज़ की कमी थी, तो वे उसके बारे में ही लिखना चाहते थे। लेकिन जो उन्होंने ये विषय लिया था ये बहुत कठिन था, बहुत ही जटिल विषय था, इसीलिए उन्हें ये भय लगता था कि वे इसकी सतह की स्पर्श कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि जो विषय था भारत की संस्कृति के बारे में लिखना और उसे स्पष्ट करना, या उस समय का जो माहौल था हमारे भारत में, उस समय को स्पष्ट करना बहुत ही जटिल था। लेकिन नेहरू जी अपने इस प्रयास में सफल हुए और इस प्रयास में उनका साथ दिया था चांद, जो कि उनका साथी था। क्योंकि देखो जो जेल था उसमें बहुत अंधेरा था और वो लिखते कैसे, चांद की रोशनी में। तो हम कह सकते हैं कि चांद जो था वो अहमदनगर के किले में नेहरू जी का साथी था, जिनसे कि वो अपने इस लेखन कार्य में सक्षम हुए। तो यहाँ हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, अहमदनगर का किला। आप लोग इसको अच्छे से रीड कीजिए और क्वेश्चन आंसर टाइम कीजिए। ओके, थैंक यू।